ठीक है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। और 6 फैक्टर्स हमें स्टडी करने हैं। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटे आप सब जानते हो रेट लॉ की स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, जिसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे होगा। तो बेटा कल जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स आपको कैसे स्टडी करने हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और इफेक्टिव कोलिजन से रिलेट करके। मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी तक तो हमने 2 लॉस की स्टेटमेंट में बस ये पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे, हाउ, सवाल ये। तो बेटा जब रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ना, तो इसका मतलब होगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ गई। एक ही बात है, मैं बोलूं रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ गई, एक ही बात है। अच्छा बेटा, जब पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की तादाद कम थी तो कम कोलिजन्स हो रहे होंगे। अब जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ गई तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। बेटा जब टोटल कोलिजन्स बढ़ते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ते हैं, और कल मैंने आपको क्या बताया था कि इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। मैंने आपको 2 रिलेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कहीं तो डायरेक्ट बात आ जाएगी इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद पर, तो इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। कहीं बात पहले इस पे आएगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे, इससे आपको इसका पता चलेगा और इससे आपको इसका पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो दैट्स हाउ यू हैव टू स्टडी द फैक्टर्स। तो मैंने क्या बताया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी। जब मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी तो कोलिजन्स की तादाद बढ़ेगी। जब टोटल कोलिजन्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ने लगेगा। दैट्स हाउ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन कम करने से रेट कम होगा। सेकेंड फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखो कई बार ये बात हो चुकी है, सरफेस एरिया क्या होता है। बेटा सरफेस एरिया एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है साइंस का। सरफेस एरिया होता है एरिया इन कांटेक्ट। बेटा 2 रिएक्टेंट्स को जब हम मिलाते हैं ना रिएक्शन कराने के लिए, कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है भाई, वो एक दूसरे के कितने कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये क्या कहलाता है, सरफेस एरिया, एरिया इन कांटेक्ट। और बेटा ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्यों भाई, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे। जब रिएक्टेंट्स एक दूसरे के ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे तो बेटा ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्ट लेंगे। जब एक वक्त में ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्ट लेंगे तो ज्यादा कोलिजन्स होंगे, ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, और इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। अब इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है कि पाउडर फॉर्म रिएक्ट्स more rapidly than chunks। अब ये मिसाल आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो, जिंक मेटल पे अप्लाई कर दो। बेटा जिंक मेटल और HCl का बड़ा मशहूर रिएक्शन है जिसमें जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब अगर ये जिंक मेटल का पीस है, ठीक है बेटा, अगर ये
जिंक मेटल का पीस है, चंक है, तो जब मैं इस पे HCl डालूंगा तो HCl से वो सिर्फ सरफेस के एटम्स के कांटेक्ट में आएगा, ऐसा ही होगा ना, अंदर वाले एटम्स के कांटेक्ट में तो नहीं आएगा, यानी सिर्फ सरफेस के एटम्स रिएक्शन में पार्ट लेंगे, अंदर वाले एटम्स रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। लेकिन जब मैं इतने ही बड़े पीस का पाउडर बना दूंगा और उसमें HCl डालूंगा तो HCl ज्यादा कांटेक्ट, ज्यादा एटम्स के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो एक वक्त में जिंक के ज्यादा एटम्स रिएक्शन में पार्ट लेंगे, जब ज्यादा एटम्स रिएक्शन में पार्ट लेंगे तो ज्यादा कोलिजन्स होंगे, ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बेटा मार्बल चिप्स होते हैं और चॉक पाउडर होता है, दोनों कैल्शियम कार्बोनेट, आप उसमें HCl डालो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, अगर आप मार्बल चिप्स पे डालोगे तो स्लोली प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर आप पाउडर्ड चॉक में डालोगे तो ज्यादा तेजी से प्रोड्यूस होगी। रीजन इज सेम कि पाउडर्ड फॉर्म का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो रिएक्टेंट ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं, ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, और जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो ज्यादा कोलिजन्स होते हैं और इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के हिसाब से स्टेबल और अनस्टेबल। अब ऑब्वियसली बेटा स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्स। तो जिसे मैं स्टेबल कह रहा हूं उसकी कम एनर्जी होती है, जिसे मैं अनस्टेबल कह रहा हूं उसकी ज्यादा एनर्जी होती है। ये मैं किस रिएक्शन की बात कर रहा, किस एनर्जी की बात कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी की। अगर आप कल वाली एनर्जी डायग्राम को देखें तो भाई ये थ्रेशोल्ड है अगर, और ये इंटरनल एनर्जी है इतनी सी, तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है भाई। लेकिन अगर रिएक्टेंट की अपनी ही इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। अब जरा यहां से देखो, जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी तो इफेक्टिव कोलिजन्स कम होंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। तो नेचर के एतबार से रिएक्टेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, स्टेबल रिएक्टेंट्स और अनस्टेबल रिएक्टेंट्स। स्टेबल वो होंगे जिनकी अपनी एनर्जी कम है, कौन सी एनर्जी बेटा, इंटरनल एनर्जी। जब अपनी एनर्जी कम होगी तो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो इफेक्टिव कोलिजन्स भी ज्यादा कम होंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम। तो स्टेबल रिएक्टेंट स्लोली रिएक्ट करेगा, अनस्टेबल रिएक्टेंट तेजी से रिएक्ट करेगा। एग्जाम्पल ले लो बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो दोनों का ऑक्सीजन के साथ मिलता जुलता रिएक्शन है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड स्टेबल रिएक्टेंट है तो ये रिएक्शन स्लो होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि अनस्टेबल रिएक्टेंट है तो ये रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट। तो ये हो गया बेटा तीसरा फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा समझ में आ गया सबको, यहां तक क्लियर है, तीनों फैक्टर्स समझ में आ गए। जी बेटा जल्दी बताएं, समझ में आ गए सबको तीनों फैक्टर्स? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स बता दूं अलीना? बेटा देखो नेचर के एतबार से मैंने बताया दो तरह के रिएक्टेंट हो सकते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशनशिप मैंने हमेशा आपको बताया है क्या होता है, इनवर्स। तो ऑब्वियसली जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी,
और जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? इंटरनल एनर्जी। अगर रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो इफेक्टिव कोलिजन्स कम, इफेक्टिव कोलिजन्स कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम। इसलिए स्टेबल रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट करेगा? स्लोली। ठीक है। जो अनस्टेबल रिएक्टेंट है उसकी अपनी एनर्जी ज्यादा है। कौन सी? इंटरनल एनर्जी। जब अपनी एनर्जी इतनी ज्यादा है तो फिर रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। यानी अनस्टेबल रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट करता है? तेजी से। अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जैसे लग रहे हैं, सिर्फ एन और सी का फर्क है। इन दोनों का ऑक्सीजन के रिएक्ट के साथ रिएक्शन भी एक जैसा लगता है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड क्योंकि स्टेबल रिएक्टेंट है तो स्लोली रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि अनस्टेबल है तो तेजी से रिएक्ट करेगा। समझ में आया बेटा लीना नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स? जी अलीना। अच्छा बेटा, नंबर 4 इज टेम्परेचर। टेम्परेचर is the most important factor for the rate of reaction। ये बात याद रखिएगा। देखिए बेटा, तमाम फैक्टर्स में सबसे ज्यादा जिसका इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पे वो टेम्परेचर। टेम्परेचर से ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन पर किसी का भी इफेक्ट नहीं है। और रिलेशनशिप डायरेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। थंब रूल ये कहता है, ये बेटा एक होता है थंब रूल जिसके मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। यानी कि सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो ऑब्वियसली 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने से हाफ हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड थंब रूल। ठीक है बेटा। अब इतना ज्यादा इफेक्ट टेम्परेचर का क्यों है कि सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट डबल हो रहा है? याद कीजिए बेटा, जब हम ली शैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में दोनों एग्जांपल्स जो हमने पढ़ी थी, हैबर्स प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो रिएक्शंस तो एक्सोथर्मिक थे जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड शिफ्ट होता है, लेकिन फिर भी हमने टेम्परेचर बढ़ाया ही था, कम नहीं किया था। और उसका रीजन मैंने आपको क्या बताया था कि टेम्परेचर कम करने से ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इतना स्लो हो जाएगा कि इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होने लगेगा। तो बेटा टेम्परेचर का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसकी दो वजूहात है बेटा। आप रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे? हीट करके। ऐसा ही होगा ना, आप रिएक्टेंट्स को हीट करोगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोलिजन्स बढ़ेंगे, टोटल कोलिजन्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, और इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से, ये तो हमने पढ़ा है ना कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा, ज्यादा मूव करेंगे, ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। एक तो ये बात हो गई बेटा। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी यानी कि U बढ़ती है और एक्टिवेशन एनर्जी इस वजह से कम हो जाती है। ज़ाहिर बेटा जब ये एनर्जी गेन कर रहे हैं तो इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अब थ्रेशोल्ड का मार्क तो अपनी जगह रहता है,
लेकिन इंटरनल एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम तो इफेक्टिव कोलिजन और ज्यादा होंगे, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। तो बेटा टेम्परेचर का इतना ज्यादा इफेक्ट इसलिए है क्योंकि बेटा ये दो तरह से इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद को चेंज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद दो वजूहात से बढ़ रही है। पहली वजह मैंने क्या बताई कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा, कोलिजन्स बढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, एक्टिवेशन कम होगी, उससे भी इफेक्टिव कोलिजन्स और बढ़ जाएंगे। दैट्स हाउ टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। पांचवा फैक्टर है बेटा लाइट, रेडिएशन। बेटा कुछ रिएक्शंस सनलाइट लाइट की प्रेजेंस में होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट मेनली, उसके बगैर नहीं हो सकते। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है बेटा, कुछ रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है, लाइट के बगैर नहीं हो सकते। लाइट के बगैर अगर करवाना है तो बहुत ही अलग ड्रास्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो जनरली लाइट आसान है ना, धूप धूप फ्री की है, उसमें करा दो। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और इनकी पहचान ये होती है, जैसे ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। या तो एरो के ऊपर सनलाइट लिखा होता है, या H लिखा होता है, या यूवी लिखा होता है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज मेंशन होना जरूरी है, सब मेंशन होना जरूरी नहीं। या तो सनलाइट लिखा होगा या H क्या होता है बेटा, फोटोन, या यूवी अल्ट्रा वायलेट। ये पहचान होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। ऐसे बेटा आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होता है मीथेन की हैलोजनेशन, ये भी बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, क्लोरोमीथेन HCl। तो वो रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, लाइट के बगैर नहीं हो सकते, वो क्या कहलाते हैं बेटा, फोटो केमिकल रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस के बारे में अहम बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि दे आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ओवरऑल जीरो ऑर्डर होता है। क्यों ओवरऑल जीरो ऑर्डर होता है? क्योंकि बेटा इन रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे और क्वालिटी पे। लाइट की इंटेंसिटी चेंज होने से रेट चेंज होता है, लाइट की क्वालिटी चेंज होने से, क्वालिटी मतलब कोई वेवलेंथ कम हो रही है, कोई वेवलेंथ बढ़ रही है, उससे तो चेंज होता है। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली इसको चेक किया, जिस तरह बेटा भी आपको कैलकुलेशन कराई थी ना, तो एक्सपेरिमेंटली जब हमने, जैसे लेट सपोज ये वाला रिएक्शन हम करवा रहे हैं, हमने हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के भी देखा, कम होके भी देखा, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के भी देखा, कम करके भी देखा, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बेटा जब दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का रेट पर कोई इफेक्ट नहीं है तो दोनों पे पावर जीरो आएगी ना, और ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, जीरो। तो कीप दिस इन योर माइंड कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब अगर आपको सवाल दिया जाता है कि इस इक्वेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, और उस इक्वेशन में एरो के ऊपर इन तीनों में से कोई भी चीज बनी हुई है, तो बेटा बेवकूफों की तरह ऑर्डर कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाना, डायरेक्ट जीरो लगाना। ठीक है बेटा, इन तीन में से कोई भी चीज अगर मेंशन हुई भी है और ऑर्डर पूछा है तो डायरेक्ट आप आंसर क्या लगाओगे, जीरो। फोटोकेमिकल में के का यूनिट क्या होगा, जीरो ऑर्डर में बेटा कोई यूनिट नहीं होगा। लेस कॉन्सेंट्रेशन वुडेंट, अहमद का सवाल है, ड्यू टू लेस कॉन्सेंट्रेशन वुडेंट सक्सेसफुल कोलिजन्स डिक्रीज। बेटा यहाँ पे ना अगर आपको मोड ऑफ एक्शन याद हो, क्लोरीन मैकेनिज्म याद हो अगर आपको हेलोजनेशन का, जी अहमद इसी पे आ रहा हूँ।
रिएक्शन हो ही नहीं सकता अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल ना बने। याद है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का मैकेनिज्म? रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल ना बने, और क्लोरीन फ्री रेडिकल तो लाइट की इंटेंसिटी की वजह से बन रहा है। अब आप मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहो, क्लोरीन की भी बढ़ाते रहो, लेकिन लाइट अगर इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही तो नंबर ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जो बन रहे हैं वो सेम रहेगा, जिसकी वजह से रेट सेम रहेगा। समझ में आया अहमद? जी अहमद, ओके। मरियम साजिद, हाँ के का यूनिट बता दिया बेटा मैंने आपको, कोई यूनिट नहीं होगा। अच्छा भाई, लास्ट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, वो केमिकल सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है विदाउट बीइंग केमिकली चेंज और विदाउट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। बेटा कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं और केमिकली चेंज नहीं भी हो, खुद वैसे ही रहते हैं जैसे रिएक्शन से पहले थे वैसे रिएक्शन के बाद होते हैं। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पॉजिटिव, आर कॉल्ड कैटलिस्ट। पॉजिटिव कौन सा होता है? जो कि इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। नेगेटिव कैटलिस्ट कौन सा होता है? जो डिक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अब ये काम कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये है कि हाउ अ पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन and how a negative catalyst decreases the rate of reaction। ठीक है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, दैट्स हाउ इंक्रीजेस इफेक्टिव कोलिजंस एंड इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ये चेन है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, और हमने क्या पढ़ा है कि जब भी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। ठीक है भाई। और अगर बहुत प्रिसाइसली बात की जाए तो आमतौर पे ये बात कहना थोड़ा सा गलत है कि कैटलिस्ट में कोई केमिकल चेंज नहीं आता, आता जरूर है। वो अलग बात है कि कैटलिस्ट रिसाइकल हो जाता है। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म बेंजीन का, तो स्टेप 1 में तो कैटलिस्ट रिएक्ट करता है, याद है बेटा मैकेनिज्म? स्टेप 1 में कैटलिस्ट रिएक्टेंट, जो दूसरा रिएक्टेंट है उससे रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, और स्टेप 4 में रिसाइकल हो जाता है। तो होता ये है कि हमें अपेरेंटली ऐसा लगा कि जैसा रिएक्शन से पहले था, जितना रिएक्शन से पहले था वैसा ही और उतना ही रिएक्शन के बाद भी है, तो हम ओवरऑल चेंज क्योंकि कोई नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि जी कैटलिस्ट में कोई केमिकल चेंज नहीं आया। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस कैटलिस्ट में केमिकल चेंज आता है, और ये हम देख चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में। तो बुनियादी तौर पे कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर उसको अनस्टेबल करता है। इस तरह एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। ठीक है बेटा, तो अगर एनर्जी डायग्राम बनाएं, तो ये अगर अनकैटलाइज्ड है विदाउट कैटलिस्ट, और ऑब्वियसली अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो कैटलाइज्ड ये हो। किताब में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ठीक है बेटा, किताब में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट प्रोवाइड
an alternate path of lower energy for the reaction. शॉर्टकट जिसे नहीं कहते, तो ये है बेटा नॉर्मल रास्ता, इतना लंबा जाना पड़ेगा, ये है शॉर्टकट। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये शॉर्टकट से ले जाता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जिसमें कम एनर्जी दरकार होती है। इस तरह देखो बेटा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज किया और इफेक्टिव कोलिजन्स को इंक्रीज करके रेट को बढ़ा दिया। ऑब्वियसली नेगेटिव कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ाएंगे जिससे इफेक्टिव कोलिजन्स कम होंगे। इफेक्टिव कोलिजन्स कम होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। नेगेटिव कैटलिस्ट आमतौर पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर उनकी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है और इस तरह बेटा प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। जिस तरह फूड प्रेजर्वेटिव्स, आपको पता है ना बेटा, फूड की जो स्पॉइलेज है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसे क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन। अब फूड स्पॉइलेज जो कि नॉर्मल रेट पे होती है, फूड प्रेजर्वेटिव्स उसके नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं जो कि उसको स्लो डाउन करते हैं और उसको स्लो डाउन करने से क्या होता है कि फर्मेंटेशन स्लो हो जाता है। तो दैट्स हाउ मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करते हैं। अच्छा बेटा, बुक में ना पेज नंबर 289 मुझे याद पड़ रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं, एक चार्ट बना हुआ है जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस के कैटलिस्ट लिखे हुए हैं। बेटा वो चार्ट याद करना है क्योंकि उससे एमसीक्यूज आते हैं। रिमेंबर बेटा, वो चार्ट लाजमी याद करना है। तो उसमें कुछ रिएक्शंस के कैटलिस्ट मेंशन्ड है, जैसे कि एक रिएक्शन के तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मेंशन्ड है। वो कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की डीकॉम्पोजिशन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। इसका पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड और इसका नेगेटिव कैटलिस्ट होता है ग्लिसरीन। आपको पता है बेटा, लैब में ऑक्सीजन गैस इसी से बनाई जाती है। इवन क्लास 9th के अंदर आपके प्रैक्टिकल्स में जो ऑक्सीजन गैस आपने बनाई थी वो भी इसी रिएक्शन से बनाई थी। एक ब्लैक कलर का पाउडर था, दैट वाज मैंगनीज डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्लियर लिक्विड होता है पानी के जैसा। जैसे ही उसे मैंगनीज डाइऑक्साइड पे डालते हैं तेजी से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, अगर आपको याद हो। ठीक है बेटा, तो वो चार्ट आपने करना है। उसके अंदर डीकॉम्पोजिशन ऑफ लाफिंग गैस का कैटलिस्ट है, डीकॉम्पोजिशन ऑफ फॉस्गीन गैस का है। ऐसे ही आपने सबके कैटलिस्ट याद करने, वो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। बेटा आखिरी बात, दो टर्मिनोलॉजीज आपको बतानी है। एक है बायो कैटलिस्ट, ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं ज्यादातर, और दूसरे ऑटो कैटलिस्ट। बेटा बायो कैटलिस्ट कहते हैं एंजाइम्स को। लिविंग बॉडीज, लिविंग सेल्स के अंदर सैकड़ों हजारों केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं विच आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और इसी वजह से लिविंग बॉडीज के अंदर उनको स्पीड अप करने के लिए बाकायदा कैटलिस्ट मौजूद होते हैं विच आर कॉल्ड एंजाइम्स। बेटा एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट्स, ये सबको बताया ना। ऑटो कैटलिस्ट कौन होता है बेटा, ऑटो कैटलिस्ट वो होते हैं कुछ रिएक्शंस में बनने वाले प्रोडक्ट्स रिएक्शन को स्पीड अप करने लगते हैं। जैसे प्रोडक्ट बनने लगता है रिएक्शन स्पीड अप होने लगता है। यानी कि जब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट उसी रिएक्शन को स्पीड अप करने लगे तो उसे हम ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 का रिएक्शन जब हम KMnO4 से कराते हैं एसिडिफाइड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, बेटा रेडॉक्स टाइट्रेशन भी थी हमारे पास फर्स्ट ईयर में, तो ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन KMnO4 के साथ कराते हैं एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। इसमें MnSO4 बनता है, ये MnSO4 ऑटो कैटलिस्ट है। जैसे ही ये बनना शुरू होता है रिएक्शन स्पीड अप होने लगता है। तो बेटा जब एक रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट उस रिएक्शन को स्पीड अप करने लगे तो उसे हम ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं।
यहाँ पे बेटा चैप्टर नंबर 8 का इख्तिताम हुआ। सब कुछ क्लियर है बेटा, बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।